हेलो बच्चा पार्टी, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। लास्ट वीडियो में हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके कुछ टर्म्स को समझा था। मैंने मोशन को समझाया था कि मोशन क्या होता है और कुछ टर्म्स को समझाया था जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को हमने उस वीडियो में कवर किया था। और आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं वो बेसिकली हमारे दो टॉपिक पे बेस्ड है, जो कि है एक्सेलरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। दोनों ही स्टार मार्क टॉपिक्स हैं। आपको एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और रेफरेंस दोनों में ही मिल जाएंगे। इस टॉपिक में से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। डायरेक्टली क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार मार्क टॉपिक बोला है, क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो ही हमें अगला टॉपिक समझ आएगा, जो कि होगा काइनेमैटिकल इक्वेशंस का। काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि काइनेमैटिकल इक्वेशन इस चैप्टर का बैकबोन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काइनेमैटिकल इक्वेशंस। वो क्या क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो काइनेमैटिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होगी, काइनेमैटिकल इक्वेशंस को डेडिकेटेड रहेगी। हम काइनेमैटिकल इक्वेशन एक अलग ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है वो काइनेमैटिकल इक्वेशन से ही बनती है। और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, कंफ्यूजिंग है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब समय के साथ साथ अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपकी गति में चेंज आ रहा है, आपकी वेलोसिटी में समय के साथ साथ चेंज आ रहा है, मतलब या तो वो बढ़ रही है या तो वो घट रही है। आपने एक्सेलरेशन वर्ड को कई बार सुना होगा, एक्सेलरेटर सुना होगा। व्हाट इज एक्सेलरेटर? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्सेलरेटर होता है। आप जब एक्सेलरेटर को लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है, आपकी स्पीड बढ़ती है, मतलब समय के साथ साथ आपकी स्पीड में चेंज आता है। जब आप एक्सेलरेटर को कम करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है, मतलब समय के साथ साथ यहाँ पे भी आपकी स्पीड में चेंज आ रहा है। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपकी स्पीड समय के साथ साथ घटती है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही एक नाम और है, जो कि है रिटार्डेशन। ये मैंने आपको अभी से बता दिया है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं और इसे निकालते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमने छोटी सी कहानी यहाँ पे बनाई है, जिस पे आपको ध्यान देना है। और बेसिकली आपको इसी कहानी में से एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा और आप निकाल भी लेंगे। देखिए, सब काम आप ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल आपको गाइड करेंगे। एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जब नज़र इस गाड़ी पे पड़ी तो इसकी जो स्पीड थी वो u थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने उस गाड़ी को देखा या उस गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड u थी। जब भी इनिशियल वेलोसिटी की, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो 2 वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि चेंज आ रहा है। एंड जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए है। 2004 में आपकी उम्र 4 साल की थी, 2008 में आपकी उम्र 8 साल की हो गई, तो देयर विल बी चेंज। तो हमें चेंज कैसे पता चल रहा है? एटलीस्ट हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ी, 2004 के एज की एंड 2008 के एज की। तो अब कितने साल का इंक्रीमेंट हुआ है आपकी एज में, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 - 4 कर देंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो मतलब जब भी आपको चेंज निकालना होगा तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, ये आप जब करेंगे
तो आपको एज या आपको चेंज मिल जाएगी। देखिए जैसे 2005 में जो आपकी एज थी वो 4 इयर्स थी, 2009 में आपकी जो एज है वो 8 इयर्स हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं? आपकी एज बढ़ी है। कितने साल बढ़ी है? 4 साल का इंक्रीमेंट आया है आपकी एज में, 4 साल आपकी एज बढ़ गई। अब ये 4 हमने कैसे निकाल दिया? 8 - 4 जब हमने किया तो 4 आया, मतलब ये हमारा फाइनल था, ये हमारा इनिशियल था। तो यही सेम कहानी हमें वेलोसिटीज़ के केस में भी लगानी होगी। 2 वेलोसिटीज़ गिवन होंगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमें उन्हीं 2 वेलोसिटीज़ में से चेंज निकालना होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने क्या बोला? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप बेसिकली फिजिक्स में ये समझ जाइए, जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज जब हम बोलेंगे तो आपको यहाँ पे समझ जाना है, काफ़ी केसेस में यही होगा कि जब रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो वो जो चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। बेसिकली फिजिक्स में यही है कि जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो वो चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि समय तो कभी नहीं रुकता, समय तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम बेसिकली जो भी चेंज की बात करेंगे वो समय के संदर्भ में ही करेंगे, समय के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। आपकी एज बढ़ी है तो वो भी समय के साथ साथ बढ़ी है, समय के साथ साथ आप क्लास 1 से क्लास 9th में आए हैं, ठीक है। तो समय के संदर्भ में हम बोलेंगे, जो भी बोलेंगे चेंज की जब भी बात करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। मतलब अब देखिए कहानी समझिएगा, एक कार, एक पॉइंट ए है जहां पे कार खड़ी है या कार चल रही है, हमें नहीं पता वो चल रही है कि रुकी हुई है। उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी। आपने कुछ टाइम बाद उस कार को देखा तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी, मतलब वो चल रही थी कार। अब वो चल रही थी तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और कितने टाइम बाद हुई है? t टाइम बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई है, और इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया है, और अब उसकी वेलोसिटी v हो गई है। पहले u थी, बाद में v हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा? v माइनस u करना होगा। कितने टाइम बाद वेलोसिटी में चेंज आया है? t टाइम बाद चेंज आया है, तो t से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है यही दरअसल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब हम कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लें। एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? चलिए हम फॉर्मूले से ही यूनिट इसकी निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो भी चेंज आएगा वो वेलोसिटी के टर्म में ही आएगा। सपोज करिए 5 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी थी और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो कितने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज आया है? 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज आया। मतलब आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मीटर पर सेकेंड का ही आ रहा है, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो ये क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन।
ये आपको आई होप क्लियर हो गया है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेलोसिटी and velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity। जब भी हम velocity, displacement जैसे टर्म से डील करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही हम पाते हैं। एक्सेलरेशन में वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं और आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। आई होप आपका ये एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो लास्ट वीडियो इस चैप्टर की बनाएंगे वो न्यूमेरिकल्स की बनाएंगे और उस वीडियो में इस चैप्टर का आपको हम मास्टर बना देंगे। वो उस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रखते होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आपकी चाहे वो एस चांद रेफरेंस बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, हम सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स का। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स का टॉपिक। बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम एटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब पोजीशन टाइम ग्राफ को हमने एक्सटी ग्राफ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन को हम एक्स बोलते हैं और टाइम को टी बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने वीटी ग्राफ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी को वी बोलते हैं और टाइम को टी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हमने एटी ग्राफ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए और टाइम को टी बोलते हैं। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में समझ लें, ताकि हम जब ग्राफ आपको समझाना स्टार्ट करें तो आपको दिक्कत ना हो। ग्राफ में 2 एक्सिस आपको पढ़नी है, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अब जैसे एक्सटी ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम किस चीज को वाई एक्सिस पे लें एंड किस चीज को एक्स एक्सिस पे लें? क्या किसी भी चीज को एक्स एक्सिस एंड किसी भी चीज को वाई एक्सिस में ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखिए, जब भी हम एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी लेना होगा हमें, तो वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। जब भी हम वाई एक्सिस पे कोई क्वांटिटी लेते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी ये होती क्या है? ये तो बताइए सर हमें। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? आप तो बस बोलते चले जा रहे हैं। देखिए, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की जो हम बात करेंगे वो एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। जैसे टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम के ऊपर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी चीज के कुछ चेंज हो जाने से टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम अपने हिसाब से ही चलेगा। तो टाइम कैसी क्वांटिटी हुई? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हुई? डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। क्यों डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई? यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप चेंज कर देंगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हमको एक्सेलरेशन को प्लॉट करना हो तो हम किस एक्सिस पे लेंगे उसे? वाई एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम अपने ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमने जो 3 टाइप्स के ग्राफ पढ़े हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी एटी ग्राफ, इन तीनों ग्राफ को हमें पढ़ना किस तरीके से है। देखिए, हम हर ग्राफ को उसके केस के बेसिस पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ केसेस लेंगे, यानी हम पहले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख करके देखेंगे, हम रेस्ट पे रखेंगे और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। रेस्ट पे ही रहते हुए हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, रेस्ट पे ही रहते हुए हम उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे, फिर उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से हम कुछ केसेस लेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिचुएशंस में रखकर उनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमारा जो पहला केस है वो है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा रेस्ट पे हो, और हम रेस्ट को क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी पोजीशन पे हो। हमने आपको ये बताया है कि रेस्ट को ही स्टेशनरी पोजीशन भी कहते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं आपसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी हम रेस्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है इस समय, और रेस्ट पे रहते हुए हमें उसके 3 ग्राफ बनाने हैं। एक है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं ग्राफ को। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सब हम अभी कुछ मिनटों में पढ़ करके खत्म कर देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है इन सब टॉपिक्स में। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होगा? चलिए, पहले तो हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम को लेना है, एक्स एक्सिस पे हमें टाइम को लेना है। वाई एक्सिस पे हमें पोजीशन को लेना है। क्यों एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया और वाई एक्सिस पे पोजीशन को लिया? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मैंने आपको अभी बताया है, एंड पोजीशन या डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करना इसका स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ये कौन सा ग्राफ है? ये हमारा एक्सटी टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है ये हमारा। इसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। बहुत साधारण सी बात है। अगर आप अपनी पोजीशन समय के साथ नहीं चेंज कर रहे हैं तो आप किस
उस पे हैं, किस स्टेट ऑफ मोशन में है, आप रेस्ट पे हैं, वो स्टेट आपकी क्या है, रेस्ट स्टेट है। तो ऐसे केसेस में आपका जो ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है। जब टाइम 1 सेकेंड था तो पोजीशन ए थी, जब टाइम 2 सेकेंड था तो भी पोजीशन ए थी, जब टाइम 3 सेकेंड था तो भी पोजीशन ए थी, जब टाइम 4 सेकेंड था तो भी पोजीशन ए थी, जब टाइम 5 सेकेंड था तो भी पोजीशन ए थी। तो मतलब देखिए पांचों केसेस में 5 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से नहीं हिला, अपनी पोजीशन को उसने चेंज नहीं किया। सपोज करिए ये एक ए पोजीशन है, ये एक बी पोजीशन है, इसी तरीके से सी डी करके पोजीशंस ऊपर तक दी हुई हैं, और ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है। तो पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, दूसरे सेकंड पे ए पोजीशन पे था, तीसरे सेकंड पे ए पोजीशन पे था, चौथे सेकंड पे ए पोजीशन पे था, पांचवें सेकंड पे ए पोजीशन पे था। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन रेस्ट ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट का जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये चीज मैंने आपको समझा भी दी है और यहां पे आपको दिखा भी दी है। अब इसी में एक ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो उसका हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बताएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम हमारा कहां होगा, आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी। टाइम हमारा जो है ऑलवेज एक्स एक्सिस में होगा एंड वेलोसिटी कहां होगी, वेलोसिटी हमारी जो है वाई एक्सिस में होगी। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जल्दी मेरे साथ बोलिए, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। ये चीज आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, समय तो बढ़ता चला जा रहा है भाई, समय तो किसी का वेट कर नहीं रहा है। पहले सेकंड पे वेलोसिटी 0, दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी 0, तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 0, चौथे सेकंड पे वेलोसिटी 0, पांचवें सेकंड पे भी वेलोसिटी 0। तो मतलब किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो कोइंसाइडिंग टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब वेलोसिटी तो 0 है, मतलब इसी लाइन में अगर हम एक लाइन और खींच दें, मार्कर का कलर चेंज करते हैं, इसी लाइन पे अगर हम एक लाइन और खींच दें तो ये जो रेड वाली लाइन है यही हमारी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वी टी ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे आते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को समझने के लिए हमें एक्सेलरेशन कहां पे रखना होगा और टाइम कहां रखना होगा, ये आपको आई होप समझ में आ गया है। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा क्योंकि टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। अब एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अब भाई वेलोसिटी तो 0 है ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी एज इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरह बन जाएगा।
मतलब एक्सेलरेशन पहले सेकंड में भी 0, दूसरे सेकंड में भी 0, तीसरे सेकंड में भी 0, चौथे सेकंड में भी 0, पांचवें सेकंड में भी 0, छठवें सेकंड में भी 0। इस तरीके से एक्सेलरेशन भी 0 ही है। तो जैसा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वैसा ही हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा, दैट इज AT ग्राफ। तो आई होप कि आपको जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो उसके 3 ग्राफ बनाना समझ में आ गया हो। और वो 3 ग्राफ कौन से हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसे कॉपी में बना लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा सेकंड केस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में आ गया है? वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया है। एंड आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो मैंने बताया था और आपको याद होगा। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है और जो हम डिस्टेंस हर सेकंड कवर कर रहे होते हैं वो सेम होता है। मतलब समझने का ये है यहाँ पे कि मान लीजिए ये हमारा 1 सेकेंड हुआ, हमने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर। दूसरे सेकेंड डिस्टेंस हमने कवर किया 1 मीटर। तीसरे सेकेंड हमने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर। चौथे सेकेंड डिस्टेंस हमने कवर किया 1 मीटर। मतलब हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है हर सेकेंड वो हमारा कितना कवर हो रहा है? 1 मीटर कवर हो रहा है। मतलब इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक एक सेकेंड पे, हर सेकेंड पे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। If a object covers equal distance and equal interval of time, then object is said to be in uniform motion. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की। अब यूनिफॉर्म मोशन में भी हमें 3 ग्राफ बनाने हैं। यूनिफॉर्म मोशन में भी हमें 3 ग्राफ बनाने हैं। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा जो बनेगा उसमें टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ये ओरिजिन है और ये पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन है वाई एक्सिस पे। ये जो है ऐसे बनेगा, मतलब मान लीजिए ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। इसी तरीके से 4 मीटर 5 मीटर इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है। ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरीके से करके टाइम आपका सेकेंड्स में दिया हुआ है। पहले सेकेंड जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 1 मीटर का है, दूसरे सेकेंड भी 1 मीटर हो गया। मतलब दूसरे सेकेंड आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितने मीटर का हो गया? वो 2 मीटर का हो गया। कैसे? पहले सेकेंड तो आपने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, दूसरे सेकेंड आपने यानी 1 सेकेंड आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 मीटर का और कवर कर लिया। तो 2 सेकेंड में आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तीसरे सेकेंड इसी तरीके से आप 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। चौथे सेकेंड आप 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे लीनियर बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में देखने के लिए मिलेगी। अब आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, आपको ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइन दे दी गई होगी।
ये ऑब्जेक्ट एक ए है, ये ऑब्जेक्ट एक बी है, ठीक है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है। तो यहां पे ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 1 से कम सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 1 से कम सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। 2 से कम सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो इस तरीके से आपके बुक में आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको इस तरीके की लाइनें दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड दोनों केसेस में ज़्यादा है। अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। 0 और यहां पे हमारा टाइम होगा, यहां पे हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? क्योंकि इफ वी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अदर शब्दों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, इफ वी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी तो हमारी इस केस में चेंज नहीं होगी। मतलब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी आपने कंटिन्यू रखी है, तो पहले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से करके आपने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कांस्टेंट रखी हुई है। जब भी हमें किसी चीज का ग्राफ प्लॉट करना रहता है और वो चीज टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, तो उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये है आपका एक्स-टी ग्राफ, ये है आपका वी-टी ग्राफ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हम आते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जैसा हमारा रेस्ट ऑब्जेक्ट की केस में बना था, एज इट इज वैसा ही बनेगा कोइंसाइडिंग टू एक्स एक्सिस। क्यों कोइंसाइडिंग टू एक्स एक्सिस है? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जो है वो तो 0 ही है, यहां पे एक्सेलरेशन लिया जाएगा। क्यों एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे लिया जाएगा? एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे इसलिए लिया जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और इस केस में वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हमारी 0 है। वेलोसिटी में चेंज ना आने की वजह से एक्सेलरेशन हमारा 0 है। हमने एक्सेलरेशन में आपको ये चीज समझाया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब यहां पे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो हमारा 0 होगा। और ये बात आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी भी पड़ेगी। जब भी हमारे एक्सेलरेशन, जब भी हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को समझ लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, जो कि है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें ग्राफ के बेसिस पे तो समझना ही है, और वैसे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो भी हमें समझना है। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वहां स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। मान लेते हैं एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। इसका मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी में टू मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है।
मतलब हर सेकंड हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं 0 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, फिर फर्स्ट सेकंड हमारी जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर सेकंड सेकंड हमारी जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर थर्ड सेकंड हमारी जो वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकंड थी। इस तरीके से हर सेकंड हमारी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ रही है। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हमें इसका प्लॉट करना है, ठीक है, तो वेलोसिटीज यहां पे दी हुई हैं। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितने मीटर पर सेकंड का हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। आइए पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया है। देख लीजिए, हमने बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। तो इसका ग्राफ भी जो है, अगर इधर टाइम दिया है और इधर एक्सेलरेशन दिया है, तो इसका ग्राफ भी कांस्टेंट बनेगा। कांस्टेंट वैल्यू का जैसे ग्राफ बनता है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? यहाँ पे मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है। तो समय के साथ साथ एक्सेलरेशन हमारा फिक्स है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए इसका ग्राफ जो है वो जैसे एक कांस्टेंट वैल्यू, किसी कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ जो टाइम के साथ बनता है, वैसे ही इसका ग्राफ भी बनेगा। तो ये तो हमारा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करें। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? हर सेकंड 2-2 सेकंड का 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब 2, 4, 6, 8, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से करके इधर टाइम दिया है और इधर वेलोसिटीज दी है। तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हम लीनियर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पाएंगे। इधर हमारा v है और इधर हमारा t है। ये तो हो गया हमारा vt ग्राफ। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा जो लास्ट ग्राफ बचा है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को रब करके। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ को ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहां पे हमारा पहले 0 सेकंड पे जो डिस्टेंस था वो 0 सेकंड था। फर्स्ट सेकंड पे जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर का था। सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस था वो 4 मीटर का था। फिर उसके बाद 6 मीटर का हो गया। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो हमारा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा और x एक्सिस पे टाइम आएगा। तो कुछ इस तरीके का हमें पोजीशन टाइम ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। बाकी हमें जब क्वेश्चंस इस पे हमारे सामने आएंगे तो हमें इसके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा। अब अगर हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फिक्स हो गया था, मतलब एक्सेलरेशन उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था, वैसे ही इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर हम रिटार्डेशन फिक्स कर दें तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। बेसिकली इसमें हमें 2 ही ग्राफ पढ़ने हैं। एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें एक एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट दिखाई देगा जो कि एक कर्व के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमारा टाइम होगा और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन होगा वाई एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस में। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक लीनियर डिक्रीमेंट मिलेगा जो कि होगा वाई एक्सिस पे और ये होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के कुछ ग्राफ्स थे जो कि था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मैंने आपको एक्सेलरेशन के टॉपिक में ही समझा दिया था कि अगर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा तो उसे हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है जो कि एक जनरल बात भी है और इस पे आपको क्वेश्चंस आपकी बुक में काफ़ी मिल जाएंगे और मैं इस चीज़ पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा भी जब मैं न्यूमेरिकल्स में आऊँगा। और वो ये है, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? पहले तो एक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है उसके बाद कांस्टेंट हो जा रही है, उसके बाद डिक्रीमेंट आ रहा है वेलोसिटी में। ये हमारा v है और ये हमारा t है। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। अगर ऐसी वेलोसिटी हमें देखने के लिए मिल रही है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा और ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसा कोई ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें एक बार वेलोसिटी यूनिफॉर्म मिलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का इंक्रीमेंट मिलता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिक्रीमेंट मिलता है और बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, तो उस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा ये वाला, वो एरिया अगर हम निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था और इस टॉपिक पे हमने बात की, बात को समझा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमारे आने वाली वीडियोस में आपको समझ में आएंगे जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो काइनेमैटिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होगी। काइनेमैटिकल इक्वेशंस को पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगी और उस वीडियो में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बाकी रहेगी जो कि आपकी काइनेमैटिकल इक्वेशन से छूट जाए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमसे एक होप रखिएगा कि आने वाले दिनों में हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।